नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश ने सोचा था कि वो भारत के सिर के ऊपर से एक ऐसी डील कर लेंगे जो पूरे साउथ एशिया का गेम पलट करके रख देगी। नेपाल के काठमांडू से बिजली निकलेगी और भारतीय तारों के जरिए होते हुए सीधे ढाका पहुंचेगी। नेपाल जम करके पैसा कूटेगा और भारत बस बैठ करके तमाशा देखता रहे। नेपाल के पीएम बालन शाह ने सब कुछ सेट कर लिया था कि भारत को अंधेरे में रख करके वो बांग्लादेश के पास ऐसी घटिया डील सेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, नेपाल के पावर ग्रिड से लेकर के बांग्लादेश के राजनेताओं तक उस वक्त एक जोरदार का झटका लगा जब भारत ने बीच में आकर के इस 20 मेगावाट की पावर सप्लाई का प्लग ही निकाल दिया। भारत ने बांग्लादेश के साथ में नेपाल को भी एकदम सख्त लहजे के अंदर साफ संदेश दे डाला है, जिसके बाद में नेपाल और बांग्लादेश की ये डील बिखर चुकी है। दोस्तों, भारत के कड़े फैसले ने इस डील को फिलहाल कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। इस कदम के बाद में क्षेत्रीय ऊर्जा समीकरणों के अंदर भारी हलचल मच गई है और इसे एक बड़े रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, काठमांडू और ढाका के पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उन्हें एक तगड़ा डिप्लोमेटिक शॉक लगा है। ऐसे में दोस्तों, आखिर भारत नेपाल को सबक सिखाने का ऐसा क्या प्लान बना चुका है जिसमें भारत ने तोड़ डाली है नेपाल बांग्लादेश की ये बिजली वाली डील। आखिर क्या है ये नेपाल बांग्लादेश का 20 मेगावाट बिजली का मामला और भारत की धरती पर नेपाल क्या कांड करने वाला था जिसका पहले से ही भारत को पता चल गया। किस तरह से भारत के एक ही फैसले से नेपाल और बांग्लादेश दोनों को सबक सिखा डाला है। तो चलिए दोस्तों, आज इस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल करते हैं, डीप लेवल पे स्टडी करके उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि नेपाल चाल कैसे चल रहा था, बांग्लादेश कैसे उसके पाले में आ रहा था, लेकिन भारत ने दोनों का पत्ता काट दिया है क्योंकि पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। दोस्तों, नेपाल के पास में पहाड़ों और नदियों का विशाल खजाना है जिससे बारिश के मौसम के अंदर वहां इतनी बिजली प्रोड्यूस होती है कि उनके अपने मीटर फुल हो जाते हैं। नेपाल की पूरी इकोनॉमी इसी बिजली के भरोसे आगे बढ़ती है। भारत पहले से ही नेपाल के अंदर भारी मात्रा में बिजली खरीद करके उनकी इकोनॉमी को एक तगड़ा सपोर्ट भी दे रहा है, लेकिन काठमांडू की महत्वाकांक्षाएं अचानक आसमान छूने लगी और उन्होंने अपनी एडिशनल बिजली को तीसरे मुल्क के अंदर बेच करके भी मोटा मुनाफा कमाने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, नेपाल ने बांग्लादेश के साथ पहले से ही 40 मेगावाट बिजली बेचने का एग्रीमेंट सेट किया हुआ है, जिस पर भारत ने अपने ट्रांसमिशन लाइनों के इस्तेमाल की परमिशन भी दे दी थी। लेकिन दोस्तों, अचानक काठमांडू ने इस कोटे को बढ़ा करके 60 मेगावाट करने की फाइल भारतीय अधिकारियों के टेबल के ऊपर सरका दी। ये एडिशनल 20 मेगावाट का प्रस्ताव ही वो चिंगारी बन गया जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर आग लगा दी। इसके बाद में दिल्ली के अंदर जो फैसला हुआ उसने पूरे साउथ एशिया के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए ने इस फाइल को देखते ही तुरंत रिजेक्ट कर दिया। आधिकारिक तौर पर दिल्ली ने जो कारण दिया वो एकदम सॉलिड और तकनीकी है। साफ शब्दों में कहा गया कि भारतीय नेशनल ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है, प्रेशर है। नेपाल की वो 40 मेगावाट बिजली और खुद भारत की पावर सप्लाई पहले ही उन तारों से फुल कैपेसिटी से दौड़ रही है। ऐसे में 20 मेगावाट का एक्स्ट्रा लोड भारतीय ग्रिड की स्थिरता को सीधे खतरे के अंदर डाल लेगा। दोस्तों, सुनने में ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो कुछ दिखता है असल में कहानी उससे कोसों दूर होती है। एक्सपर्ट्स का सीधा मानना है कि भारत का पावर ग्रिड इतना विशाल और अत्याधुनिक है कि 20 मेगावाट उसके लिए समंदर में एक बूंद के बराबर है। असली कहानी तो उन तारों के पीछे बह रही कूटनीति की है। पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिससे भारत ने बीच के अंदर ही एक्सपोज करके सबको हैरान कर दिया है। इस पूरे बवाल के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर कोई और नहीं बल्कि बीजिंग है। दोस्तों, ड्रैगन पिछले कई सालों से नेपाल के अंदर आर्थिक घुसपैठ कर रहा है और उसने नेपाल के कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना पैसा, अपनी मशीनरी और अपनी कंपनियां लगा रखी हैं। भारत सरकार की पॉलिसी एकदम शीशे की तरह साफ है और दिल्ली ने बहुत पहले ही ये नियम लागू कर दिया था
कि वो किसी भी ऐसे पावर प्रोजेक्ट से ना तो बिजली खरीदेगा और ना ही अपने नेटवर्क से गुजरने देगा जिसमें चाइना का पैसा या ड्रैगन का कोई भी कनेक्शन इंक्लूड होता है। दोस्तों, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने पावर नेटवर्क की संप्रभुता के साथ में एक रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहता है। नेपाल चालाकी से इन्हीं चीनी प्रोजेक्ट्स की बिजली को भारतीय तारों के जरिए बांग्लादेश को भेजने की फिराक के अंदर था, लेकिन दिल्ली की पैनी नजरों से ये चालाकी ज्यादा बच नहीं पाई और तुरंत उस पर कड़ा एक्शन ले लिया गया। दोस्तों, इस एक झटके ने नेपाल के अंदर बैठे प्रो चाइना लॉबी की पूरी कमर तोड़ के रख दी है। नेपाल को यह समझना ही होगा कि भारत के साथ आंख मिचौली खेलना उसे कितना भारी पड़ सकता है। पिछले कुछ वक्त से नेपाल के कुछ राजनेता भारत को आंखें दिखाने की नाकाम कोशिशें करते हैं। काला पानी, लिपू लेक, सुगोली संधि जैसे पुराने और सुलझे हुए मुद्दों को बेवजह उलझा करके वहां एक एंटी इंडिया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालन शाह जैसे लोग लगातार भड़काऊ बयानबाजी करके सस्ती पब्लिसिटी बटोर रहे थे। भारत ने अब तक बहुत शांति और एक बड़े सहयोगी वाली अप्रोच के साथ में चीजों को हैंडल किया, लेकिन इस 20 मेगावाट वाले फैसले ने बिना कोई शोर शराबा किए एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर काठमांडू के कानों के ऊपर लगा दिया है। दोस्तों, भारत ने जता दिया कि अगर नेपाल अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है तो उसका इकलौता रास्ता दिल्ली से होकर के गुजरता है। अगर भारत ने अपने ट्रांसमिशन ग्रिड के दरवाजे बंद कर दिए तो नेपाल की सारी बिजली वहीं पहाड़ों के अंदर धरी की धरी रह जाएगी। ये एक ऐसा तगड़ा रियलिटी चेक है जिसने काठमांडू के हुक्मरानों को गहरी सोच के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, अब थोड़ा रुक करते हैं ढाका की तरफ, जहां की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। बांग्लादेश इस वक्त एक बहुत ही भयंकर ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। वहां की राजनीतिक उथल पुथल और हाल ही के दिनों में सत्ता परिवर्तन ने पूरे सिस्टम को डगमगा दिया है। ढाका के अंदर बैठे नए नीति निर्माता भारत के साथ में एक अजीब सी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका झुकाव भी धीरे धीरे ड्रैगन के कर्ज के जाल की तरफ बढ़ रहा है। अब दोस्तों, भारत के इस कड़े रुख ने ढाका को भी एक तगड़ा मैसेज पार्सल कर दिया है। क्षेत्रीय सहयोग कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होता है कि आप भारत के खिलाफ काम भी करते रहें और भारत आपकी हर मुश्किल के अंदर मदद भी करता रहे। अगर बांग्लादेश को अपनी फैक्ट्रियां चलानी हैं, अपनी जनता को पावर कट से बचाना है, तो उन्हें भारतीय सहयोग की असली कीमत समझनी होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि साउथ एशिया के अंदर कोई भी डील, कोई भी पावर बैलेंस या कोई भी सप्लाई चेन बिना भारतीय रजामंदी के 1 इंच भी आगे नहीं खिसक सकती है। दोस्तों, ढाका के पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस वक्त इसी बात की टेंशन सबसे ज्यादा हाई है कि भारत को नाराज करके उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। नेपाल की असल समस्या उनकी अपनी ज्योग्राफी और मौसम की मार है। नेपाल में बिजली बनाने का मुख्य तरीका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब तक नदियों के अंदर पानी फुल स्पीड से बहेगा, टरबाइन घूमेंगे और बिजली बनेगी। मॉनसून के महीनों के अंदर तो नेपाल के पास में बिजली का अंबार लग जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, नदियां सूखने लगती हैं और बिजली का उत्पादन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उनके पास में इस पावर को स्टोर करने के लिए कोई बड़ा रिसोर्सेज या बैटरी बैंक मौजूद नहीं है, लिहाजा उन्हें अपनी अतिरिक्त पावर को बेचना पड़ता है और उनका सबसे बड़ा खरीदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत ने हमेशा अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल का भरपूर साथ दिया है। भारत ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सड़कें दी हैं, लंबी लंबी पावर लाइंस बिछा दी हैं, लेकिन इस भारी भरकम उदारता का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी देश भारत के सामरिक हितों को नज़रअंदाज करके अपनी मनमर्जी करता रहेगा। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक नेपाल के उन नेताओं के लिए भी एक साइलेंट अलार्म है जो खुद को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि दिल्ली की मर्जी के बिना उनका पावर एक्सपोर्ट पूरी तरह से जीरो है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो भारत और नेपाल के बीच में बिजली का लेन देन कोई आज की बात नहीं है। दशकों से दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते आए हैं। महाकाली संधि से लेकर के कोसी और गंडक प्रोजेक्ट्स तक भारत ने हमेशा नेपाल के डेवलपमेंट के अंदर एक बड़े सहयोगी की भूमिका निभाई है।
दोस्तों, जब नेपाल के अंदर भयंकर लोड शेडिंग होती थी और वहां लोग 16-16 घंटे अंधेरे के अंदर रहने को मजबूर थे, तब भारत ने ही अपनी ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए अतिरिक्त बिजली भेज करके नेपाल को उस अंधेरे से बाहर निकाला था। आज जब नेपाल के पास में सरप्लस बिजली आ गई है, तो वो भारत के उसी सहयोग को भूल करके तीसरे मुल्क के साथ में मनमानी डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। काठमांडू का ये रवैया कूटनीतिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। भारत ने हमेशा नेपाल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में पूरा सम्मान दिया है, लेकिन दोस्ती के नाम पर शर्तों का उल्लंघन बर्दाश्त करने का समय अब पूरी तरीके से जा चुका है। ये बात नेपाल के नीति निर्माताओं को अपने जहन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेनी चाहिए। दोस्तों, पूरे साउथ एशिया के अंदर भारत खुद को एक स्ट्रेटेजिक पावर हब के तौर पर स्टैब्लिश कर चुका है। आने वाले वक्त के अंदर भी बिम्स्टेक जैसे संगठनों के माध्यम से इस पूरे रीजन को एक कॉमन पावर ग्रिड से जोड़ने की बड़ी योजना चल रही है। इसका मतलब है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश एक ही पावर लाइन से कनेक्ट होंगे, लेकिन इस पूरे मास्टर ग्रिड का रिमोट कंट्रोल हमेशा न्यू दिल्ली के हाथ में रहेगा। भारत की अनुमति के बिना इस ग्रिड के अंदर कोई भी देश अपनी मर्जी से यूनिट्स की हेराफेरी नहीं कर पाएगा। 20 मेगावाट की इस रोक ने भविष्य के उसी कॉमन ग्रिड का एक ट्रेलर दिखा दिया है। सभी पड़ोसी देशों को ये साफ एहसास हो गया है कि भारतीय पावर नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारतीय शर्तों पर ही किया जा सकता है, और ये एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिसने बिना कोई आक्रामक कदम उठाए भारत का दबदबा पूरी तरह से साबित कर दिया है। दोस्तों, इस एक फैसले ने पूरे रीजन के अंदर भारत की धमक को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। पावर ग्रिड को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों, जब दो देशों की बिजली की तारें आपस के अंदर जुड़ती हैं, तो दोनों देशों की ग्रिड फ्रीक्वेंसी का एकदम सटीक मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नेपाल की ग्रिड से अचानक 20 मेगावाट बिजली भारतीय ग्रिड में ठूस दी जाए और वहां से बांग्लादेश भेजी जाए, तो ये एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को ट्रिप कर सकती है। भारत का पावर ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल ग्रिड्स के अंदर एक है। दिल्ली किसी भी कीमत पर अपने देश के करोड़ों घरों और हजारों फैक्ट्रीज को बिजली की एक छोटी सी विदेशी एक्सपेरिमेंट के लिए खतरे के अंदर नहीं डाल सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत आज 20 मेगावाट के लिए अपनी लाइनों का एक्सेस दे भी देता है, तो कल नेपाल 200 मेगावाट की डिमांड करेगा और परसों 2000 मेगावाट की डिमांड करेगा। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे अगर एक बार खोल दिया जाए तो भविष्य के अंदर उसे बंद करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लिहाजा दिल्ली ने एकदम शुरुआत के अंदर ही इस दरवाजे पर एक भारी भरकम कूटनीतिक ताला जड़ दिया है। दोस्तों, ऊर्जा आज दुनिया का सबसे पावरफुल रणनीतिक हथियार बन चुकी है। जो देश एनर्जी को कंट्रोल करेगा वही पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो सख्त और क्लियर रवैया अपनाया है, उसने विदेशी ताकतों के पसीने छुड़ा दिए हैं। चाइना लगातार ये चाल चलता है कि वो छोटे देशों को अंधाधुंध कर्ज देकर के वहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर ले और फिर भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर ले। लेकिन भारत ने किसी भी प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से दूरी बना करके चाइना की पूरी घेराबंदी की हवा निकाल दी है। दोस्तों, भारतीय ग्रिड के अंदर किसी भी तरह की विदेशी दखलंदाजी सीधा देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। लिहाजा ये फैसला सिर्फ 20 मेगावाट का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। इस कवच को भेदने की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत के अंदर मौजूद नहीं है। दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश को अपने आसपास के देशों से एक बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह इन दोनों देशों ने भारत को नजरअंदाज करके ड्रैगन के पैसों की चकाचौंध पर दांव लगाया था। आज दोनों देश चाइना के भयानक कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उनकी पूरी इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर है। चाइना के पावर प्रोजेक्ट्स वहां सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, जिनकी बिजली इतनी महंगी है कि आम जनता उसे खरीद भी नहीं पाती। भारत नेपाल को उसी खौफनाक गड्ढे में गिरने से बचा रहा है। अगर भारत चाइनीज प्रोजेक्ट की बिजली को प्रमोट करेगा तो नेपाल में चाइना का दखल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आखिरकार नेपाल की ही संप्रभुता को निगल लेगा। दोस्तों, भारत का ये कड़ा फैसला सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया को ड्रैगन के खतरनाक शिकंजे से बचाने की भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है।
दोस्तों इस सच्चाई को जितनी जल्दी ढाका और काठमांडू समझ लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर नई सरकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और नेपाल के अंदर राजनीतिक पार्टियां भारत चाइना के बीच में झूल रही हैं, उसी वक्त मोदी सरकार का यह फैसला एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। भारत ने यह मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि अगर आपको भारतीय बाजार का फायदा उठाना है, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, तो आपको भारत की चिंताओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। आप एक तरफ चाइना के हाथ मिला करके भारत के खिलाफ साजिशें रचेंगे और दूसरी तरफ भारत से ही बिजनेस करके अपनी इकोनॉमी को चमकाएंगे। ये डबल गेम अब और ज़्यादा नहीं चलने वाला है। भारत ने अपने ग्रिड के ऊपर जो ताला लगाया है उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपसी सम्मान और कूटनीतिक ईमानदारी में ही निहित है। दोस्तों इस सख्त रुख ने उन सभी देशों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जो भारत की शराफत को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठे थे। अगर देखा जाए तो नेपाल का पावर सेक्टर पूरी तरीके से भारतीय निवेश और भारतीय बाजार पर ही टिका हुआ है। दोस्तों अरुण 3, लोअर अरुण और फुकोट कर्णाली जैसे विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारतीय कंपनियां ही डेवलप कर रही हैं। इन प्रोजेक्ट से नेपाल को मुफ्त बिजली भी मिलेगी और रॉयल्टी भी। भारत अपने पैसे से नेपाल को रोशन कर रहा है, लेकिन जब नेपाल के कुछ नेता चाइना के उकसावे के अंदर आकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो दिल्ली को कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। 20 मेगावाट की पावर सप्लाई को रोकना उसी कड़ी कार्रवाई का एक छोटा सा पार्ट है। दोस्तों ये एक वार्निंग शॉट है कि भारत अपनी नीतियों को लेकर के कितना सख्त हो चुका है। अब काठमांडू को तय करना है कि वह भारत के साथ में मिलकर के एक मजबूत और समृद्ध भविष्य बनाना चाहता है या फिर ड्रैगन के कर्ज के जाल में फंसना चाहता है, या फिर ड्रैगन के कर्ज के जाल में फंस करके अपनी पूरी स्वायत्तता को खोना चाहता है। यह फैसला नेपाल के भविष्य की पूरी दिशा तय करने वाला है। बांग्लादेश के नज़रिए से देखें तो ये स्थिति उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बांग्लादेश की ऊर्जा ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं और उनकी रिसोर्सेज तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। उन्हें सस्ती और क्लीन एनर्जी की सख्त दरकार है। भारत से होकर के आने वाले नेपाली बिजली उनके लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन साबित हो सकती थी। लेकिन दोस्तों ढाका की हालिया नीतियों ने भारत को अलर्ट कर दिया है। भारत ने इस रोक के जरिए ढाका को ये बता दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद पड़ोसी के साथ में रिश्तों को हर हाल में मधुर रखना पड़ेगा। अगर भारत अपनी ट्रांसमिशन लाइंस का एक्सेस नहीं देगा तो बांग्लादेश के पास में कोई और विकल्प नहीं बचेगा। समंदर के रास्ते बिजली लाना नामुमकिन है और म्यांमार की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लिहाजा बांग्लादेश की पूरी पावर सिक्योरिटी सीधे तौर पर भारत के मूड और भारत की नीतियों पर डिपेंड करती है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे ढाका के नीति निर्माताओं को घूंट घूंट कर पीना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इसी वक्त जो बड़ी बात यह है कि उनके प्रधानमंत्री चाइना की गोद में जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि भारत उनको ये लाइंस दे देगा। वो उम्मीद करते हैं कि भारत उनकी इकोनॉमी को मजबूत करने में उनका सपोर्ट करेगा। वो उम्मीद करते हैं कि भारत उनके हर बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए आ जाएगा। लेकिन आज का भारत वास्तव में बहुत समझदार हो चुका है। वो अब उनके बॉर्डर एरियाज़ को पूरी तरीके से सील कर रहा है ताकि इनका ये भारत के अंदर घुसपैठ करना पूरी तरीके से रुक जाए। और दोस्तों वही बात अब नेपाल बॉर्डर के ऊपर भी हो रही है। नेपाल बॉर्डर को अब भारत नए तरीके से बिल्कुल अच्छे लेवल पर डेवलप कर रहा है ताकि वहाँ पर नेपाल से भारत के अंदर होने वाली घुसपैठ को भी रोका जा सके। दोस्तों इन तमाम बातों पर आपका क्या कहना है? क्या भारत को ये जो काम है उसको होने देना चाहिए या फिर उनकी बिजली लाइंस के अंदर अपना एक्सेस रोक करके भारत ने अच्छा काम किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।